Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ई फिजिक्स। तो टॉपिक अपना चल रहा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी सदिशों का वियोजन, है ना। और लास्ट वीडियो में हम इसका एक पार्ट कवर भी कर चुके हैं जो था 2D रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों का द्विविमीय वियोजन, है ना। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इससे आगे 3D रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का त्रिविमीय वियोजन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। एक्चुअल में द्विविमीय निर्देश तंत्र के द्वारा सदिशों का वियोजन समझाना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि उसमें जो दो अक्ष जो दो डायमेंशन होती हैं हम उसको इजीली और बोर्ड पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया काम। लेकिन बात जब त्रिविमीय निर्देश तंत्र की आती है या सदिशों के त्रिविमीय रेजोल्यूशन की जब बात आती है तो यहाँ इसको फिगर को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम तीन अक्षों को तीन भुजाओं को एक्स यहाँ बोर्ड पर नहीं दिखा सकते। मैं दो एक्सिस कोई भी दिखा सकता हूँ बोर्ड पर, लेकिन तीसरा जो एक्सिस आता है वो इस तरह से आएगा। तो मैंने आपको ये त्रिविमीय निर्देश तंत्र के तीनों अक्ष तीनों एक्सिस दिखा रखे हैं। इसको मैं मान के चल रहा हूँ एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस है जो एक्चुअल में ऐसे करके है ना, वास्तव में ये ऐसे करके आ रहा है, ये हमें मजबूरी में यहाँ दिखाना पड़ रहा है, ये हो गया जेड एक्सिस। तो ये एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूँ इसके माध्यम से तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाली जो किनारी होगी ये तो हो जाएगी एक्स एक्सिस, है ना। इसको मैं मूल बिंदु मान के चल रहा हूँ, ये वाले कॉर्नर को। ये वाली जो किनारी होगी ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस का काम करेगी। ये वाली जो किनारी है वो काम करेगी जेड एक्सिस का, यूँ बाहर की तरफ जो आ रही है मैंने उसको जेड माना हुआ है ना। और ये वाली जो किनारी ऊपर की तरफ जा रही है इसको हमने वाई एक्सिस मान रखा है। तो जो मैं आपको यहाँ फिगर में दिखा रहा हूँ वास्तव में उनकी व्यवस्थाएं कुछ ऐसे करके हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु है। और हमारे पास एक वेक्टर है जो इन तीनों अक्षों के बीच में है, कुछ इस तरह से, है ना। यानी कि वो एक्स एक्सिस के साथ में भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है, इस वाई के साथ में भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है और जेड के साथ में भी कोई ना कोई एंगल बना रहा है। तीनों के बीच में है, यानी मैं कह सकता हूँ कि वो स्पेस में है। त्रिविम में एक वेक्टर है। अगर मैं उसको यहाँ फिगर में दिखाऊंगा तो कुछ ऐसे करके, ये है अपना वो वेक्टर। इसको मैं ओ पॉइंट मान लेता हूँ मूल बिंदु को, ये है पी पॉइंट, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे रखा है ए वेक्टर, है ना। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। अब हमें इसको तीनों डायमेंशन में तीनों अक्षों के अनुदिश वियोजित करना है। तो मैं अपनी तरफ से ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये वाला जो वेक्टर है ए वेक्टर, उसका एक्स एक्सिस की दिशा में जो घटक है, जो कंपोनेंट है, वो है ए एक्स। घटकों पे कंपोनेंट्स पे हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि इनका मतलब क्या होता है, कि इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, क्या इसकी वैल्यू है, उसको मैंने माना हुआ ए एक्स। ऐसे ही इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है, जो कंपोनेंट है, वो कितना है, वो ए वाई माना हुआ है, और इस डायरेक्शन में जो घटक होगा उसको हमने ए जेड माना हुआ है। अगर मैं इन घटकों को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ए एक्स वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर और ये ए जेड वेक्टर। लेकिन बात अब ये आती है कि ये ए एक्स वेक्टर यानी कि ये वाला जो सदिश है वो यहाँ से कहाँ तक है ना, उसकी लंबाई भी तो फिक्स करनी पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है। ऐसे ही ए वाई इस दिशा में तो है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, मूल बिंदु से कहाँ तक जाएगा ए वाई वेक्टर। ए जेड वेक्टर यहाँ से कहाँ तक है, वो चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए यानी ए एक्स की लंबाई ए वाई की लंबाई फिक्स करने के लिए मैं यहाँ से दो लंब नहीं डाल सकता पिछले बार की तरह, कि यहाँ से एक लंब डाल दूँ, यहाँ तक की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, कह दूंगा ए एक्स वेक्टर। क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है ना ए वेक्टर, वो एक्चुअल में हमें दिख जरूर रहा है कि ये एक्स और वाई के बीच में है, लेकिन वास्तव में ये ऐसे करके, ये तो स्पेस में है यूँ करके। तो हम इससे यहाँ कोई परपेंडिकुलर या यहाँ कोई लंब डालकर ये पता नहीं कर सकते कि ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर कैसा होगा या कहाँ तक होगा, जैसे कि हमने पिछले वाले में कर रखा था।
उसके लिए मैं आपको यहाँ से देखो समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार। अब जैसे स्टार्टिंग से ही मैंने ये वाले एक्सिस को मान रखा है एक्स एक्सिस, है ना, ये वाई एक्सिस है और ये वाला जो है वो जेड एक्सिस है, और इनके बीच में ऐसे करके है वो ए वेक्टर। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो तल है, इस तल को मैं क्या बोलूँगा, एक्स जेड तल, क्योंकि ये एक्स और जेड के बीच में आ रहा है ये वाला तल, इसको मैं बोलूँगा एक्स जेड तल। अब ये एक्स जेड तल यहाँ फिगर में कहाँ पर है, तो देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस है, यूँ करके इन दोनों के बीच में ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इस प्लेन को हम बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। एक्चुअल में ये प्लेन यूँ करके होगा, है ना, मजबूरी में मुझे वो यहाँ दिखाना पड़ रहा है ऐसे करके, एक्स जेड प्लेन ये हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए एक्स ए वाई ए जेड कहाँ से कहाँ तक है ये जानने के लिए मैंने ये वाला जो वेक्टर था ना, ए वेक्टर, इसके पी पॉइंट से एक लंब डाला इस तल में, एक्स जेड तल में, यहाँ कहीं टकराया मान लो वो पॉइंट, है ना, ये यानी कि ऐसे करके जो वेक्टर था उसके पी पॉइंट से मैंने यहाँ एक लंब डाला तो मुझे ये कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ से मैं एक लंब डाल दूंगा जेड एक्सिस पे और एक लंब मैं डाल दूंगा यहाँ एक्स एक्सिस पे, इधर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट मिला था यहाँ से मैंने एक लंब यहाँ डाला हुआ है जेड अक्ष पे और एक लंब यहाँ पर डाला हुआ है एक्स अक्ष पर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो इस वेक्टर का, ये वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमें घटक मिल गया जिसको मैंने नाम दे रखा था ए एक्स। तो मैं इसको कह सकता हूँ ए एक्स वेक्टर। ऐसे ही यहाँ से और यहाँ तक की ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की, उसको मैं कह सकता हूँ ए जेड वेक्टर। ये वाला जो वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ तक का वो ए जेड वेक्टर होगा। और वाई डायरेक्शन में यानी ए वाई वेक्टर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये ऐसे करके था, है ना, यूँ करके ये पॉइंट पी मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ से सीधा मैंने इस पर लंब डाला तो ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे, वो ए वाई वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो ये काम हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर एक लंब डाला है ऐसे करके, ठीक है, इस वाले तल में, और मान लो इस वाले तल में ये इस पॉइंट पर मिलता है आके, जैसे मैंने आपको ये पॉइंट दिखाया हुआ था यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है, ऐसे करके लंब डाला है, इस पॉइंट पर जाकर मिला है ये। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये है एन पॉइंट। और फिर इससे दो लंब और डालने, एक इस एक्सिस पर डालना और एक ये वाले पर। तो एक यहाँ से डाला, ठीक है ना, और दूसरा इस अक्ष पर डालना है लंब। अब ये मैंने भले ही तिरछा करके दिखाया है, उसका रीजन आपको समझना चाहिए कि वास्तव में ये जो पॉइंट एन है वो एक्चुअल में यहाँ है ही नहीं है, क्योंकि ये जो तल है वो तो यहाँ है। तो यहाँ से जब लंब डालूंगा तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, इसलिए वो आपको लग रहा है, यानी एक्चुअल में ये जो एंगल है ना ये वाला, ये कौन 90 डिग्री का ही होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वाला चित्र बोर्ड से ज़्यादा आपके दिमाग में बजना चाहिए, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी, तब आपको कुछ बातें समझ में आ पाएंगी। यहाँ जो एक्चुअल में मैं आपको दिखाना समझाना चाहता हूँ वैसा का वैसा यहाँ फिगर में नहीं बना सकता हूँ। तो क्योंकि ये प्लेन अगर आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, अगर आपको एक इमेजिनरी एक काल्पनिक तल यहाँ पर दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि लंब कुछ ऐसा दिखेगा जो यहाँ से एक्स एक्सिस पर डाला जा रहा है, यहाँ से जो जेड एक्सिस पर लंब डाला जा रहा है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा। मैं इसको लिखे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये हमने एक लंब डाला हुआ है इस वाले अक्ष पर, ठीक है। तो मान लें यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मिलता है और एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, जैसे ये कोई पॉइंट है Q और ये वाला पॉइंट जो है इसको मैंने मान लिया R। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक का यानी OR वेक्टर जो है वो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, घटक है, जिसको हमने AX वेक्टर बोला हुआ है। ऐसे ही O से लेकर Q तक ये जो वेक्टर है यानी वेक्टर OQ, इसको मैं कह सकता हूँ ये है वेक्टर AZ। अब AY वेक्टर कहाँ तक है, तो उसके लिए मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि हमारे पास जो वेक्टर था ना A वेक्टर, ये ऐसे करके जा रहा था, ये इसका पॉइंट था यहाँ कहीं P, वहाँ से मैं एक सीधा लंब डालूंगा इस एक्सिस पे, तब ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वेक्टर इतना निकल के आएगा उसको हम कह देंगे AY वेक्टर। तो इसके लिए मैंने सीधा यहाँ से एक लंब डाला इस एक्सिस पे और वो यहाँ कहीं मिला। फिर से कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि ये कैसा लंब है, लंब तो यूँ डालना चाहिए था। हाँ, यूँ मैं तभी तो दिखाता जब ये वेक्टर एक्चुअल में ऐसा होता तो, लेकिन ये है तो यूँ करके बीच में, है ना, ये तो ऐसे करके जा रहा है तीनों अक्षों के बीच में। तो यहाँ कहीं से मैंने लंब डाला है, यहाँ जाके मिला है, दिखने में वो ऐसा आ रहा है, यानी ये वाला एंगल भी 90 का ही होगा, कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ M, ठीक है। इतनी बातें फिगर में आपको क्लियर होनी चाहिए।
अब मैंने आपको ये तीनों एक्सिस पे अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट दिखा रखे हैं कि ए वेक्टर का एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक है वो ए एक्स वैक्टर यहाँ से यहाँ तक का है, ये ए वाई वैक्टर है यहाँ से यहाँ तक ए वाई वैक्टर है ना, और ये है ए जेड वैक्टर। अगर ये वेक्टर ए जेड है तो देखो ये वाला वेक्टर यानी कि ये वाला वेक्टर भी ए जेड ही होगा। देख पा रहे होगे फिर से दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है। ऐसे ही ये वाला वेक्टर अगर ए एक्स वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर भी ए एक्स ही होगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये जो वेक्टर है इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये ऐसे करके ऊपर की तरफ जो वेक्टर जा रहा है ये वाले वेक्टर का नाम क्या होगा। अगर आपको फिगर क्लियर है, अगर आपके दिमाग में ये फिगर बन रहा है तो ये भी चीज़ आपके समझ में आ रही होगी कि ये वाला जो वेक्टर है ना ए वाई वेक्टर, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ओ एम वेक्टर और एन पी वेक्टर, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है और दोनों की लंबाई भी समान है। हालांकि फिगर में आपको इनकी लंबाई बराबर नहीं दिख रही है, इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा लग रही होगी। वो इसलिए लग रही है क्योंकि मैं सही से फिगर बना नहीं पा रहा हूँ, 2D बोर्ड है और मुझे फिगर बनाना पड़ रहा है 3D। तो इसीलिए अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि वो तल यहाँ था, जो एक्स जेड तल था वो यहाँ था, इस तल में हमें यहाँ कहीं ये पॉइंट एन मिल रहा था, तो यहाँ से ये लंबाई और यहाँ से ये लंबाई दोनों बराबर हैं। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों सेम हैं। अगर ये ए वाई वेक्टर है तो इस वाले वेक्टर को भी मैं क्या कह सकता हूँ, ये भी ए वाई वेक्टर है। तो मेन चीज़ अपना थोड़ा फिगर को समझने की, बाकी तो कहानी पुरानी है। मुझे वही बातें निकालनी है, ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है पहले तो इन घटकों के पदों में, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इन घटकों के पदों में, फिर इसकी डायरेक्शन को लेकर कुछ बातें करेंगे एंड में, है ना। तो सबसे पहले मैंने इस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है इन घटकों के पदों में, ए एक्स ए वाई ए जेड के पदों में। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पॉइंट ओ को और पॉइंट एन को आपस में मिला दिया, या फिर मैंने एक नया वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया। ये एक नया वेक्टर मैंने ले रखा है ओ एन वेक्टर, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है, ना तो इसका परिमाण पता है ना डायरेक्शन वगैरह की कोई जानकारी है। ये मैंने ऐसे ही दिखा रखा है ना। जो तल था ना एक्स जेड उसमें ये ऐसे करके बना हुआ है। अब जरा ये देखें, ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ओ पी एन, मैं इसमें सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा सकता हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ रखा है, और वो लॉ हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर, कोई भी दो सदिश किसी ट्रायंगल की दो क्रमांगत भुजाओं के रूप में अगर लगे हुए हैं ना, तो उसकी जो तीसरी भुजा होती है वो उन दोनों के सदिश योग को व्यक्त करती है। तो देखो, एक तो ये वाला वेक्टर और उसी क्रम में ये वाला वेक्टर है ना, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे आ रहा है फिर उसी क्रम में यूं करके जा रहा है। तो ये दोनों ही सदिश जो हैं वो दो क्रमांगत भुजाओं के रूप में है। तो ये जो तीसरा होगा वो इन दोनों के योग को व्यक्त करेगा, लेकिन मेरे पास इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। तो पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि वेक्टर ओ एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब मैं इस ट्रायंगल लॉ में फिट कर पाऊंगा इसको। तो ये वाले वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए मैं पहले इस ट्रायंगल को लेके चल रहा हूँ, ट्रायंगल ओ आर एन। इसमें लगाते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। कौन से में? ट्रायंगल ओ आर एन में। सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है ना। अब इस वाले ट्रायंगल में ओ आर एन में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने के लिए पहले हमें देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से दो वेक्टर हैं जो क्रमांगत रूप से व्यवस्थित हैं। तीसरी जो भुजा होगी वो उन दोनों के योग को व्यक्त करेगी। तो देखो, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया। ये वाला वेक्टर ओ आर वेक्टर और आर एन वेक्टर, ये दोनों क्रमांगत हैं, ऐसे गए और फिर ऐसे आ गए, है ना। ये वाला जो वेक्टर होगा तब इन दोनों के योग को शो करेगा। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ओ एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर प्लस आर एन वेक्टर, है ना। ओ आर वेक्टर प्लस आर एन वेक्टर। ओ एन वेक्टर तो हमें पता ही करना है। ओ आर वेक्टर की वैल्यू मेरे पास में है, ये वाला वेक्टर क्या है? ए एक्स वेक्टर है, ठीक है। तो ए एक्स वेक्टर प्लस आर एन वेक्टर की वैल्यू मेरे पास में है, ये वाले वेक्टर की है ए जेड वेक्टर। ए जेड वेक्टर, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। यूज करते हैं इसको आगे। तो मेरे पास ये वाले वेक्टर की वैल्यू पहले नहीं थी, अब मुझे इस वेक्टर की वैल्यू पता चल चुकी है, ये है। अब मैं इस ट्रायंगल लॉ में वेक्टर एडिशन वाला लॉ लगा सकता हूँ, ट्रायंगल लॉ वाला।
तो अब हम वापस इसी को लेके चलते हैं, यानी कि ट्राइंगल ओ पी एन में फिर से सेम बात सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो इसमें हम लगाते हैं अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो ये एक तो ये वाला वेक्टर ओ एन वेक्टर और ओ एन पी वेक्टर, ये दोनों ही जो वेक्टर हैं वो तो हैं दो क्रमांगत भुजाएं के रूप में, है ना। तब ये वाला जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के योग को शो करेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर, है ना। यानी ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर। अब देखो ओ एन वेक्टर की वैल्यू हमने पहले से ये निकाल रखी है, ओ पी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ओ पी वेक्टर क्या है, वो है ए वेक्टर। तो इसकी जगह तो मैं ले लेता हूं ए वेक्टर। ओ एन वेक्टर की वैल्यू ये रही, ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, इसकी वैल्यू। और एन पी वेक्टर की वैल्यू कहाँ है, तो एन पी वेक्टर ये रहा, यानी कि ए वाई वेक्टर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस ए वाई वेक्टर। अब अगर मैं इनको सीक्वेंस में लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। तो हमने ये देख लिया कि ये वाला जो वेक्टर था ना ए वेक्टर, इसको इन तीनों समकोणिक घटकों के पदों में, जितने भी राइट एंगल कंपोनेंट्स हैं ना इसके, इन तीनों समकोणिक घटकों के पदों में इस वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक तो बात हमें ये पता चलेगी कि हमारे पास जो वेक्टर था ना, जो 3D वेक्टर था, उसको इसके तीनों समकोणिक घटकों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब बात रह जाती है कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो परिमाण है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, उसको हम इन घटकों के पदों में कैसे लिख सकते हैं। तो इसका परिमाण निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि फिर से इसी वेक्टर को, इसी ट्रायंगल को लेके चलते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, और इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे इसकी तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है तो पहले इसकी निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना, ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ मैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। कौन सा, ट्रायंगल ओ आर एन में, ट्रायंगल ओ आर एन में। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे, देखो, ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, है ना। ये वाली भुजा जो है वो कर्ण का काम कर रही है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज तो दिख ही रहा है, तो मैं ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। तब मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख लेते हैं, ओ एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, ए एक्स, वेक्टर नहीं लगाना इस बार, लंबाई ले रहे हैं केवल पाइथागोरस थ्योरम में, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो होगी ए एक्स, और आर एन की वैल्यू कितनी है, ए जेड। तो इसकी तो निकालनी ही है, ओ एन स्क्वायर बराबर ओ आर की वैल्यू कितनी है, ए एक्स, तो इसका स्क्वायर प्लस आर एन की वैल्यू कितनी है, तो वो है ए जेड, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए जेड स्क्वायर। ओ एन स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है, तो फिर ओ एन की वैल्यू कितनी होगी, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। एक तरीका तो मेरे पास ये था इस वेक्टर का परिमाण निकालने का, वो मुझे पता चल गया कि ये वाला जो वेक्टर है ना, इसका परिमाण यानी कि ओ एन कितना होगा, ये होगा। दूसरा तरीका हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हम 2D रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे ना, लास्ट वीडियो में हमने परिमाण निकालना सीख लिया है कि दो समकोणिक घटकों के पदों में हम कैसे परिमाण लिख सकते हैं। तो उसमें हमें पता था कि दोनों समकोणिक घटकों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं अंडर रूट में, और वही काम निकल के आया यहाँ पर। तो ये काम मैं पहले भी कर सकता था, क्योंकि मुझे ओ एन वैक्टर की वैल्यू मिल गई थी ए एक्स वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर।
अब इसका अगर मुझे परिमाण निकालना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके दोनों घटकों का स्क्वायर करूँगा वर्गमूल के अंदर और दोनों को जोड़ दूंगा, वही काम हो रहा है यहाँ पे। तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से, है ना, और हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी वही बात निकाली है। चलिए ठीक है, ओ एन की वैल्यू हमें पता चल गई है, यानी मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण पता चल गया है। अब आ जाते हैं वापस इसी वाले ट्राइंगल में और इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ओ पी और एन में पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको ये फिगर सही से समझ में आ रहा है ना, तो फिर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि देखो ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा 90 डिग्री का? कि ये तल जो है वो ऐसे करके है एक्चुअल में, तो मैंने जो लाइन खींची है ना ओ एन, वो भी ऐसे ही होगी ये, यानी कि ये जो लाइन है ओ एन वो तो है यूँ, और ये वाली जो लाइन है एन पी वो है ऐसे, एक है हॉरिजॉन्टल दूसरी है वर्टिकल, इसीलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा काम करेगी कर्ण का। अब मुझे इस ट्रायंगल में क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर, है ना, यानी ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू कितनी है? ए है, परिमाण लेना है तो ए है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन। ओ एन की वैल्यू तुमने ये निकाली है, लेकिन मैं क्या ओ एन स्क्वायर डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देता हूँ, ये रही ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना, प्लस एन पी स्क्वायर। एन पी यानी कि ये वाला वेक्टर है एन पी वेक्टर, और इसका परिमाण कितना होगा? ए वाई, तो फिर इसका ए वाई का स्क्वायर। इसे सही से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और हमें निकालना था इस वेक्टर का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, वो भी इसके समकोणिक तीनों घटकों के पदों में। ये हैं इसके तीनों समकोणिक घटक ए एक्स ए वाई ए जेड। तो आ गया, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना, ये हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल गया यानी कि परिमाण मिल गया। तो परिमाण हमने कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से, है ना, मैग्नीट्यूड। अब थोड़ी सी डायरेक्शन को लेके चर्चाएं कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास ये जो वेक्टर है ना ओपी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर, ये एक्स एक्सिस के साथ में एल्फा कोण बना रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में एल्फा एंगल बना रहा है, तो तुम यूँ नहीं कह सकते कि ये वाई एक्सिस के साथ में 90 माइनस एल्फा बना रहा होगा, क्योंकि वो काम 2D फिगर में तो चल सकता था। अगर मैं केवल दो ही एक्सिस लेके चलता हूँ तो ये इन दोनों के बीच में होगा। अब x के साथ में जो बनाया तो बचा हुआ वो y के साथ में बच जाएगा, लेकिन अब की बार ये वेक्टर एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं है, ये तो यूँ करके है, बीच में है तीनों के। तो अब की बार ऐसा नहीं कह सकते कि एक के साथ में एंगल हमें पता है तो दूसरा 90 माइनस कर देंगे तो दूसरे का निकल के आ जाएगा। अलग अलग एंगल आपको बताने ही पड़ेंगे। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है एल्फा कोण, है ना, और ये वाई एक्सिस के साथ में बना रहा है बीटा एंगल, और जेड एक्सिस के साथ में इसका जो एंगल बन रहा है वो हमने गामा माना हुआ है ना, ये गामा एंगल बन रहा है। तो ठीक है, अल्फा बीटा गामा हमें इनकी दिशाएं पता है कि ये इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है। इनके पदों में कुछ बातें आगे बढ़ाते। देखो, लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ और सीख रखी थी कि कोई भी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें कंपोनेंट जानना है, अगर घटक पता करना है, तो उसके लिए अब पूरी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। मैंने विशेष जोर इसीलिए दिया था कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि किसी भी वेक्टर का उस डायरेक्शन में अगर घटक तोड़ना है मुझे, जिस डायरेक्शन के साथ में कोण दे रखा है, तो उस डायरेक्शन में जो घटक जो कंपोनेंट आता है वो कॉस के टर्म्स में आता है, कॉस के पदों में आता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, वो एक्स एक्सिस के साथ में जो अल्फा एंगल बना रहा है, तो क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है इसीलिए इसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो घटक होगा वो कॉस के पदों में आएगा।
है ना, जिधर से कोण बनता है उधर घटक कॉस के पदों में आता है, तो अल्फा एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है, इसीलिए इस डायरेक्शन में जो घटक आएगा निकल के वो आएगा कॉस के पदों में। क्या आएगा? ए कॉस अल्फा, यानी इस वेक्टर का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो घटक है वो ए कॉस अल्फा है। यानी मैंने जिसको ए एक्स बोल रखा है ना स्टार्टिंग में, यहाँ से यहाँ तक के परिमाण को हमने जो ए एक्स बोला हुआ है, उस ए एक्स की वैल्यू है ए कॉस अल्फा। ऐसे ही ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन के साथ में बीटा एंगल बना रहा है, तो जिस डायरेक्शन से एंगल दे रखा होता है उस डायरेक्शन में घटक कॉस के टर्म्स में आता है ना। तो अब की बार इसका इस डायरेक्शन के साथ में बीटा एंगल दे रखा है, इसीलिए इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो बीटा यानी कॉस बीटा के टर्म्स में आएगा। और क्या लिख सकता हूं मैं उसको? ए कॉस बीटा। और इसका नाम हमने स्टार्टिंग से क्या दे रखा है? ए वाई माना हुआ है। मुझे ए वाई की वैल्यू पता चल रही है, ए वाई की वैल्यू है ए कॉस बीटा। ऐसे ही ये वाले वेक्टर ने जेड एक्सिस की डायरेक्शन के साथ में गामा एंगल बनाया है, इसीलिए इस डायरेक्शन में जो घटक आएगा वो कॉस गामा के पदों में आएगा। और क्या आएगा? ए कॉस गामा, जिसको हमने क्या बोला हुआ स्टार्टिंग से? ए जेड। फाइनली इन तीनों राइट एंगल्स कंपोनेंट्स की वैल्यू हमें पता चल गई है अल्फा बीटा और गामा एंगल्स के पदों में, है ना। इनको मैं कोई न कोई इक्वेशन मान लेता हूँ, जैसे कि ये सपोज करो ये फर्स्ट आया हुआ है, सेकंड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं और फिर तीनों को परस्पर जोड़ देते हैं, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर और इक्वेशन थर्ड का स्क्वायर, है ना, और फिर तीनों को जोड़ दिया। तो इधर देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब इन तीनों में से ए स्क्वायर तो मैं ले सकता हूँ कॉमन, और ज़रा इस पे ध्यान देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? तो देखो हमने ये वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पर, ये रही ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इन तीनों की जगह पर मैं लिख सकता हूँ केवल ए स्क्वायर। तो इन तीनों की जगह पर फाइनली हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो इनकी जगह पर आ गया। उधर इन तीनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, है ना, आ जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा और है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें ये जो आ रहे हैं ना कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको हम दिक्कोज्याएं बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कि ये जो वेक्टर है ना ए वेक्टर, ये तीनों इस ए वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन है, यानी कि दिक्कोज्याएं हैं। एक ये जो कॉस अल्फा है वो इस वेक्टर की इस डायरेक्शन की दिक्कोज्या बोलेंगे, है ना। कॉस बीटा को हम बोलेंगे इस वेक्टर की इस डायरेक्शन में दिक्कोज्या यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। ऐसे ही कॉस गामा को क्या बोलेंगे? कॉस गामा जो है वो ये वाले वेक्टर का जेड अक्ष की दिशा में दिक्कोज्या है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको दिक्कोज्याएं यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। और फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? तो हमें रिजल्ट ये मिल रहा है कि कोई भी वेक्टर की सभी दिक्कोज्याओं के वर्गों का जो योग होता है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन सब का स्क्वायर है, तो सभी दिक्कोज्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। ये फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है यहाँ से।